नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया दिल्ली पुलिस पेपर एनालिसिस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो दिल्ली पुलिस के 2020 में पेपर आयोजित कराए गए थे, तो उनमें जीएस से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम आज की क्लास में आपका कवर करेंगे। तो ये हम आपका क्रम से पढ़ रहे हैं और आप भी इनको देख रहे हैं। इसमें जो आपके क्वेश्चन जीएस से संबंधित आए तो वो सब हम इसमें जीएस के वो क्वेश्चन और उसके साथ में अन्य जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनका सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाता है। तो आप जुड़ेंगे मेरे साथ और अपने माध्यम से वीडियो को शेयर करेंगे, सभी जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएं सभी और देखेंगे जो आज का पेपर एनालिसिस है। आज के पेपर एनालिसिस के जो क्वेश्चन है उन्हें आप देखेंगे मेरे साथ। पेपर एनालिसिस का प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है और प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण कारणों में से एक थी। आपको बताना है स्वदेशी आंदोलन क्यों किया गया, बताएंगे सभी। स्वदेशी आंदोलन, बंगाल का विभाजन के लिए, रोलेक्ट एक्ट का पारित होना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन या मुस्लिम लीग का गठन। तो किसके विरोध में आपका स्वदेशी आंदोलन किया गया, बताएं सभी। स्वदेशी आंदोलन आपने पढ़ा होगा, स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन आप पढ़ते हैं कहां से शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन कौन सा आंदोलन आपका, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन आप पढ़ते हैं ये कहां से शुरू किया गया था 1905 में। 1905 में ये कहां से शुरू किया गया था आप पढ़ते हैं जी, ये आपका शुरू किया गया था कोलकाता से। कहां से, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। कोलकाता से किस व्यक्ति ने शुरू किया था, रविंद्रनाथ टैगोर। किसने शुरू किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका शुरू किया था कोलकाता से, याद रखेंगे। और स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग करना है और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर देना है। तो ये स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। स्वदेशी आंदोलन क्यों आपका शुरू किया गया, तो स्वदेशी आंदोलन आपने एक घटना पढ़ी होगी। घटना कौन सा है, बंगाल का विभाजन। कौन सी घटना है, बंगाल का विभाजन। कौन सी घटना, बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन आप पढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन, अगर आपसे पूछे बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, कई बार पहले मैंने आपको बता दिया, तो इसे आप याद रखेंगे। 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई। आपसे पूछे बंगाल विभाजन की घोषणा कब हो गई, 19 जुलाई 1905 को। लेकिन आपसे पूछा जाए प्रभावी कब हुआ था, प्रभावी आप याद रखेंगे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। प्रभावी कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को। तो जब इसकी घोषणा हुई 19 जुलाई 1905, इसके बाद में आपका जो स्वदेशी आंदोलन है, इसी के बाद 7 अगस्त 1905 को इसको शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, 7 अगस्त 1905 को शुरू किया गया। और किसने शुरू किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका शुरू किया था। क्लियर हो गया। आपने पढ़ा है बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन आपसे पूछा जाए, बंगाल विभाजन के समय आपसे पूछे बंगाल का गवर्नर कौन था। बंगाल का अगर आपसे पूछ रहा है बंगाल का गवर्नर, तो बंगाल का गवर्नर कौन था, लॉर्ड रिजले। बंगाल का अगर पूछे लॉर्ड रिजले। और आपसे पूछा जाए कि भारत का वायसराय कौन था, भारत का वायसराय आप याद रखेंगे, भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन। कौन था जी, लॉर्ड कर्जन। कौन था बताओ, लॉर्ड कर्जन। क्लियर हो गया। लॉर्ड रिजले हो गया और कौन हो गया आपका, लॉर्ड कर्जन। क्लियर हुआ। तो ये आपका बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ था आपका स्वदेशी आंदोलन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, बंगाल विभाजन। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। ये वर्ष आपके सामने 2010, 2018, 2012, 2006। इनमें से आपको बताया राष्ट्रमंडल गेम। राष्ट्रमंडल गेम आपके किस वर्ष आयोजित किए गए थे। आपसे पूछा जाए कि प्रथम राष्ट्रमंडल गेम, तो प्रथम राष्ट्रमंडल गेम अगर आपसे पूछ रहा है फर्स्ट राष्ट्रमंडल गेम कब हुए थे, 1923 में। 1923 में कहाँ पे हुए थे, ये हुए थे आपके हैमिल्टन। कहाँ पे हुए थे, हैमिल्टन। और हैमिल्टन कहाँ पड़ता है, हैमिल्टन पड़ता है आपका कनाडा में। कहाँ पड़ता है, हैमिल्टन कनाडा में आपको पड़ता है। यहाँ पे 1930 में पहली बार आपके राष्ट्रमंडल गेम का आयोजन किया गया। उसके बाद भारत में आपने पढ़ा होगा, भारत में जो कॉमनवेल्थ गेम है, राष्ट्रमंडल गेम है, इनका आयोजन किस वर्ष किया गया था, इनका आयोजन किया गया था 2010। कहाँ पे किया गया था आपका, भारत में किया गया 2010 में। क्लियर हो गया। उसके बाद आप याद रखेंगे वर्ष 2026, क्योंकि 2022 में आपके बर्मिंघम में हो चुके हैं। 2026 में कहाँ पे होंगे, 2026 में होंगे आपके मेलबर्न। कहाँ पे होंगे, मेलबर्न। और मेलबर्न शहर कौन से देश में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है मेलबर्न। तो वर्ष 2026 में कहाँ पे किए जाएंगे, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में किए जाएंगे। 2010 के भारत में हुए थे, सबसे पहले हैमिल्टन कनाडा में आपके आयोजित हुए थे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सघन मिशन इंद्रधनुष। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 भारत सरकार के द्वारा
कम वाले क्षेत्रों में कवरेज में सुधार करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। तो आपको बताना है जो मिशन इंद्रधनुष है ये किसके लिए चलाएगा, प्रतिरक्षण, पोषण, शिक्षा या डिजिटलीकरण, इनमें से आपको बताएंगे। तो मिशन इंद्रधनुष ये आपके किससे संबंधित है, ये है टीकाकरण से संबंधित है। टीकाकरण क्या है आपका, टीकाकरण से संबंधित है। तो टीकाकरण या आप इसको क्या बोलेंगे, इसे बोल देंगे आप प्रतिरक्षण। टीकाकरण या क्या बोल दोगे आप, प्रतिरक्षण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। क्लियर हो गया, टीकाकरण या मिशन इंद्रधनुष से आप प्रतिरक्षण से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित, कौन सा युग्म सुमेलित, कौन सा युग्म सुमेलित है, बताएंगे आप कौन सा युग्म सुमेलित है, बताएं सभी, कमेंट करके बताएंगे कौन सा युग्म सुमेलित है। सभी बताएं कमेंट करके कौन सा युग्म इसमें आपका सुमेलित है, बताएं सभी, बताएं कमेंट करके बताएं सभी कौन सा युग्म सुमेलित है, बताएंगे सभी कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, यहाँ ये देखना है गलत सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, क्या है आपका गलत सुमेलित है, बताएंगे कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। कुका आंदोलन असम, स्वराजी आंदोलन बंगाल, पालीगर विद्रोह कुरनूल, मोपला विद्रोह केरल, इनमें से आपको बताना है कौन सा आपका गलत सुमेलित है। आपने पढ़ा होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए पढ़ते हैं कुका आंदोलन। कुका आंदोलन अगर आपसे पूछा जाए, कुका आंदोलन आपका कहाँ पे हुआ था, कुका आंदोलन हुआ था आपका पंजाब में। कहाँ पे हुआ था कुका आंदोलन, कुका आंदोलन आपका कहाँ पे किया गया, पंजाब में किया गया कुका आंदोलन। क्लियर हो गया। फराजी आंदोलन आपसे पूछे, फराजी आंदोलन कहाँ पर आपका, पश्चिम बंगाल में। पॉलीगर विद्रोह आपसे पूछे कहाँ पर है, कुरनूल आंध्र प्रदेश में। और मोपला विद्रोह आप याद रखेंगे कहाँ पर है, मालाबार केरल में। क्लियर हो गया, मोपला विद्रोह मालाबार या केरल में आपका स्थित है। तो कुका आंदोलन असम में नहीं है, याद रखेंगे। कुका आंदोलन आपका कहाँ पर है, कुका आंदोलन आपका पंजाब में राम सिंह कुका के नेतृत्व में आपका किया गया था 1857 में। तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए आपका गलत सुमेलित है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र प्रशासनिक निकाय है जो आपका स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जो 12 अक्टूबर, तो आपको बताना है कि 12 अक्टूबर में किस वर्ष स्थापित किया गया, 1996, 2002, 1999, 1993, इनमें से आप बताएंगे। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जो 12 अक्टूबर को किस वर्ष स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, या आप इसे शॉर्ट में बोल देते हैं NHRC। क्या बोल देते हैं, NHRC इसको बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है जी, NHRC। NHRC का मतलब क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये इसको बोल देते हैं। और NHRC की अगर आपसे पूछे कि स्थापना किस वर्ष हुई थी, स्थापना हुई थी इसकी 12 अक्टूबर 1993। कब हुई थी आपकी स्थापना, 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई। और आप ये भी याद रखेंगे इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, रंगनाथ मिश्रा। कौन थे प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष याद रखेंगे रंगनाथ मिश्रा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे आपके, रंगनाथ मिश्रा, ये प्रथम अध्यक्ष थे। स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और आपसे पूछ लिया जाए महिला आयोग, ये भी क्वेश्चन आता है, वुमेन कमीशन या महिला आयोग, महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये भी आपका वैधानिक निकाय, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1992। किस वर्ष हुई थी महिला आयोग की स्थापना, 1992 में महिला आयोग की स्थापना की गई थी। क्लियर हो गया। तो यहां से अगर 12 अक्टूबर, तो 12 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना की गई मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट है भारत के संविधान का भाग, तो आपको बताना कौन सा भाग, संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। आपको बताना है संसद का जो गठन संरचना है वो कौन से भाग में मिलता है। तो भाग आप पढ़ते हैं जी, भाग कौन सा है, भाग 5। कौन सा भाग है, भाग 5। भाग 5 में आप पढ़ते हैं किसका शासन है, संघ या केंद्र का शासन। क्या है, संघ या केंद्र का शासन। संघ या केंद्र का शासन आपको कौन से भाग में मिलेगा, भाग 5 में मिलेगा। और इसका विवरण कहां से कहां तक है, 52 से 151। कहां से कहां तक इसका विवरण है, 52 से 151 तक विवरण है। और आप पढ़ते हैं जो संसद है, संसद, ठीक है,
संसद का जो विवरण आपको मिलेगा तो आर्टिकल 79 से लेकर के 122 तक आपका विवरण मिलेगा। किसका? संसद का विवरण मिलेगा 79 से, और कहां तक मिलेगा? 122। तो इसलिए आप याद रखेंगे कौन सा भाग आपका सही है। भाग आपका सही है भाग 5। कौन सा भाग है? भाग 5। आप पढ़ते हैं संसद का जो निर्माण कितने अंगों से मिलकर के होता है? 3 अंगों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। कौन कौन होते हैं इसमें? एक तो होता है जी राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। एक आप याद रखेंगे कौन होता है? राज्यसभा। और एक कौन होता है? एक होता है आपका लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और कौन? आपका लोकसभा। ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? ये निर्माण करते हैं जी आपका संसद का। किसका निर्माण करेंगे? संसद का निर्माण करेंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है योनो यू ओनली नीड वन ऐप के एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म में आपको अपने उपयोगकर्ता को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं को उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए तो आपको बताना है जो योनो ऐप है वो किस बैंक का ऐप है। आपको बताएंगे पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, भारतीय स्टेट बैंक या एचडीएफसी बैंक। इनमें से आपको बताना है किस देश का किस बैंक का आपका ऐप है योनो। योनो ऐप किस बैंक का आपका ऐप है योनो ऐप किस बैंक से संबंधित है। योनो आप पढ़ते हैं सभी। योनो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, या शॉर्ट में इसको क्या बोल दोगे? एसबीआई। क्या बोल दोगे? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको बोल देते हैं। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई आपसे पूछा जाए, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको कह दिया जाता है। एसबीआई का अगर इतिहास आप पढ़ेंगे, एसबीआई की जो स्थापना है तो एसबीआई की स्थापना में पहले 3 भारतीय बैंकों का योगदान आपका रहा है। जैसा आपसे पूछेगा कौन सा था तो 1806 में बना था सबसे पहले बैंक ऑफ कोलकाता। कौन सा बैंक बना था? बैंक ऑफ कोलकाता। ये 1806 में बना था। बैंक ऑफ कोलकाता किस वर्ष बना? 1806 में बना बैंक ऑफ कोलकाता। उसके बाद आप याद रखेंगे 1840 में कौन बना? 1840 में आप याद रखेंगे कौन बना? बैंक ऑफ बॉम्बे। कौन बना जी? बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में बना। उसके बाद याद रखेंगे 1843 में कौन बना? बैंक ऑफ मद्रास। कौन बना आपका? बैंक ऑफ मद्रास। ये आपने पढ़े होंगे तीनों। 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। उसके बाद में इन तीनों को एक करके जोड़ दिया गया, इन तीनों को एक कर दिया गया और इन तीनों बैंकों को एक मिला करके वर्ष 1921 में हमने एक बैंक स्थापित किया और इसका नाम क्या रखा हमने? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम रखा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये इसका नाम रखा जी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रखा और वर्ष 1921 में हमने स्थापित किया। और उसके बाद जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसी को हमने कब? इसी को हमने आप याद रखेंगे वर्ष 1955 में। कब? वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम क्या कर दिया गया? एसबीआई। क्या कर दिया गया? एसबीआई। तो आपसे पूछे एसबीआई का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किन 3 बैंकों को मिलाकर के की है? बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आपका बनाया गया। क्लियर हो गया? उसके बाद आप पढ़ते हैं एसबीआई बैंक की स्थापना किस वर्ष कर दी गई? 1955। और एसबीआई बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसे आप याद रखेंगे कहाँ पर है हेडक्वार्टर? मुंबई में। और सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा जो बैंक है वो कौन सा बैंक है आपका? एसबीआई बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। क्लियर हो गया जी? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अग्रसेन की बावली ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं स्थित है? आपको बताना है अग्रसेन की बावली में ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं स्थित है। चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। इनमें से आप बताएंगे कहां पर स्थित है? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका दिल्ली। कहां पर? आपका दिल्ली में स्थित है। कहां पर है? दिल्ली में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना लड़की की मूर्ति का निर्माण किससे किया गया था? लोहा, चांदी, सोना, कांस्य। आपको बताना है किससे आपका मोहनजोदड़ो की नृत्यांगना लड़की की मूर्ति का जो निर्माण है वो किससे किया गया?
चार ऑप्शन आपके सामने, लोहा, चांदी, सोना, कांस्य। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका कांस्य। क्या होगा आपका सही आंसर? कांस्य। मोहनजोदड़ो आप पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जो आपका स्थल है कौन है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपसे पूछा जाए खोज किस वर्ष की गई थी? 1922 में। किस वर्ष की गई? 1922 में। किस व्यक्ति ने की थी? व्यक्ति का नाम भी याद रखेंगे। व्यक्ति का नाम क्या है? राखलदास बैनर्जी। किस व्यक्ति ने की थी? राखलदास बैनर्जी ने की थी। आपसे पूछा जाए कहां पर स्थित है, ये याद रखेंगे कहां पर है? लरकाना। कहां पर स्थित है? लरकाना। लरकाना कहां पर है? लरकाना आप याद रखेंगे कहां पर है? पाकिस्तान में। लरकाना पाकिस्तान में इसकी स्थिति है, यहां पर आपका ये स्थित है। क्लियर हो गया? लरकाना पाकिस्तान में आपका स्थित है। क्लियर हुआ? उसके बाद आप याद रखेंगे मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो आप पढ़ते हैं कि मृतकों का टीला किसे बोलते हैं? मृतकों का टीला क्या है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार, ठीक है, नहाने का एक विशाल स्थान जिसे बोला जाता है विशाल स्नानागार, ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? विशाल अन्नागार, ये भी आप याद रखेंगे कहाँ से मिला है? विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार, ये दोनों कहाँ से मिले? हमें मोहनजोदड़ो से मिले। क्लियर हो गया? ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रेनरी, ये दोनों स्थान हमें कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से मिले। ये क्लियर हो गया सभी का? खोज 1922 में राखलदास बैनर्जी ने। कहाँ पे आपका? लरकाना पाकिस्तान में है। मृतकों का टीला इसे बोलते हैं। विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार यहां से आपको प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है टमाटर, प्याज और आलू, टॉप फसल बोलते हैं इनको। टॉप फसलों की आपूर्ति को स्थिर करने और मूल्य में उतार चढ़ाव के बिना पूरे देश में टॉप फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 500 करोड़ के परिव्यय के साथ बजट भाषण में ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा की गई थी। तो आपको बताना है इन फसलों के लिए ऑपरेशन ग्रीन आपका किस वर्ष चलाया गया? ऑपरेशन ग्रीन ऑप्शन आपके सामने 2018-19, 17-18, 15-16, 2020-21, इनमें से आपको बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे ऑपरेशन ग्रीन। तो ऑपरेशन ग्रीन कौन से बजट में चलाया गया? तो ऑपरेशन जो ग्रीन है ये कौन सा बजट था आपका? 2018-19। कौन सा बजट था? 2018-19। क्लियर हो गया? उसके बाद आप याद रखेंगे 2018-19 आपसे पूछे भारत का सबसे पहला बजट किस व्यक्ति ने पेश किया था? इसे आप याद रखेंगे। सबसे पहला बजट जेम्स विल्सन ने। और जेम्स विल्सन ने किस वर्ष पेश किया था? 1860 में आपका पेश किया था जेम्स विल्सन ने। स्वतंत्र भारत का अगर आपसे पूछा जाए क्या है? स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत का अगर आपसे पूछे तो आप याद रखेंगे किसने? षणमुखम सेट्टी। षणमुखम सेट्टी, ये किसका था आपका? स्वतंत्र भारत का षणमुखम सेट्टी ने आपका प्रस्तुत किया था। आपसे पूछे गणतंत्र भारत क्या है? गणतंत्र भारत। गणतंत्र भारत का किसने पेश किया था? इसे आप याद रखेंगे जॉन मथाई। किसने पेश किया था? जॉन मथाई ने आपका गणतंत्र भारत का जो बजट है वो आपका पेश किया। आपसे पूछा जाए जी सर्वाधिक बार किसने पेश किया है? सर्वाधिक बार। सर्वाधिक बार अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक बार किसने पेश किया है? सर्वाधिक बार पेश किया आपका मोरारजी देसाई। किसने? मोरारजी देसाई ने आपका प्रस्तुत किया है सर्वाधिक बार। और कितनी बार इन्होंने प्रस्तुत किया है? 10 बार। कितनी बार आपका? 10 बार इन्होंने प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट परचिनकारी या पिपारा पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में बजाए जाने वाले हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक रूप था। यह बागवानी की एक शैली थी। यह पत्थर की दीवारों में कीमती पत्थरों रत्नों को जड़ने की एक तकनीक थी। नेक्स्ट है यह ताड़ के पत्तों पर की जाने वाली एक प्रकार की चित्रकला शैली थी। आपको बताना है कौन सा सही है इसमें से, बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो यह पत्थर की दीवारों पर कीमती पत्थर और रत्नों को जड़ने की क्या थी? आपकी एक कला थी। इसी को आपको जानते हैं। इसका नाम क्या है? परचिनकारी या पिपारा इसको बोला जाता है। परचिनकारी या क्या है आपका? पिपारा। आगे बढ़ेंगे जी। नेक्स्ट है अतिरिक्त समय में जाने वाले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की कुल विनिमय समय अवधि मिनटों में क्या होती है? तो टोटल जो अवधि होती है आपके फुटबॉल मैच की वो आपको बतानी है। अतिरिक्त समय में जाने वाले किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच के कुल विनिमय या समय अवधि मिनटों में क्या होती है? बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे। टोटल आपको अवधि बताएंगे, टोटल अवधि आपकी कितनी होती है? बताएं सभी, कमेंट करके बताएंगे। सही आंसर क्या होगा?
क्या होगा सही आंसर? 120 मिनट। क्या होगा आपका सही आंसर? सही आंसर होगा आपका 120 मिनट। क्या होगा बताओ? 120 मिनट इसका आपका सही आंसर होगा। आपसे पूछा है फुटबॉल जो है, फुटबॉल की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था को हम किस नाम से जानते हैं? फीफा। किस नाम से जानते हैं? फीफा। और आपसे पूछा जाएगा फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने। फीफा का कहाँ पर है? लुसाने। और लुसाने कहाँ पर आपका? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर आपका? स्विट्जरलैंड में स्थित है लुसाने। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने। लुसाने कहाँ पर आपका? स्विट्जरलैंड। आपसे पूछा जाए जी कौन सा कप है? कोपा कप। आपसे पूछे कोपा कप कौन किन से खेल से संबंधित है? इससे आप याद रखें फुटबॉल। यूरो कप किससे? आपका फुटबॉल से संबंधित है। फीफा कप आपसे पूछा जाए, फीफा कप किससे? आपका फुटबॉल से। आपसे पूछा जाए जी फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप, ये भी आप याद रखेंगे कौन से खेल से संबंधित? आपका फुटबॉल से। किससे खेल से संबंधित है? फुटबॉल से आपके संबंधित है ये वाले कप। अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन से? फीफा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। कुल अवधि कितनी होती है? 120 मिनट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है जीका वायरस रोग मुख्य रूप से द्वारा प्रसारित एक वायरस के कारण होता है। आपको बताना है जीका वायरस किसके कारण होता है? मूसक, कुत्ते, यूरोनोटोया मच्छर और एडीज मच्छर, इनमें से आपको बताना है कि किसके कारण होता है जीका वायरस। जीका वायरस आप बताएंगे। जीका वायरस किसके कारण होता है? ये होता है एडीज मच्छर। किसके कारण होता है बताओ? एडीज मच्छर के कारण कौन सा वायरस होता है? जीका वायरस। कौन सा वायरस होता है आपका? जीका वायरस एडीज मच्छर के कारण आपका होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई? आपको बताना है कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी ने नहीं लिखी है। महात्मा गांधी की कुछ प्रसिद्ध पुस्तक है महात्मा गांधी, जैसा आप पढ़ते हैं हिंदू स्वराज। कौन सी पुस्तक है? हिंदू स्वराज। हिंदू स्वराज महात्मा गांधी ने लिखी है। एक आप पढ़ते हैं जी इनकी आत्मकथा है। आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये इनकी आत्मकथा है गांधी जी की। ये गांधी जी ने आपकी लिखी है हिंदू स्वराज। हिंदू स्वराज की जो रचना है आपको ये भी ध्यान रखना है, इंग्लैंड देश से कौन से देश की यात्रा के दौरान? दक्षिण अफ्रीका। इंग्लैंड देश से कौन सी देश की यात्रा के दौरान? दक्षिण अफ्रीका देश की यात्रा के दौरान। किस वर्ष की थी? 1909 में। किस वर्ष की थी? 1909 में आपकी इसकी रचना की थी हिंदू स्वराज की। सत्य के साथ मेरे प्रयोग की रचना किसने की है? महात्मा गांधी ने। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है इंडियन होम रूल, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, नेचर क्योर, गोल्डन थ्रेशोल्ड। तो ये तीनों पुस्तक इंडिया होम रूल और आपका इंडिया ऑफ माई ड्रीम, नेक्स्ट नेचर क्योर, ये तीनों पुस्तक किससे संबंधित हैं? ये गांधी जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके गांधी जी से संबंधित है। लेकिन गोल्डन थ्रेशोल्ड आप पढ़ते हैं ये किसकी है? ये है सरोजिनी नायडू। किसकी है जी? ये सरोजिनी नायडू। किसकी है? ये आपकी सरोजिनी नायडू। किसकी है? गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू। आप पढ़ते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। किस वर्ष बनी थी? 1925। 1925 का कहां पर हुआ था अधिवेशन? कानपुर में। और याद रखेंगे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल आपकी कौन है? प्रथम महिला राज्यपाल भी आप याद रखेंगे। प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। तो सामवेद में किसका विवरण मिलता है? टंकण, कपड़ा डिजाइन, संगीत और कला या दवा, इनमें से आप बताएंगे। तो वेद आपके 4 होते हैं, जैसे आप पढ़ते हैं वेद में तो ऋग्वेद होता है सबसे पुराना है, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना आपका ऋग्वेद है और आपका जो सबसे नया वो कौन सा? अथर्ववेद। उसके बाद में 4 आपने वेद पढ़ लिए, इन्हीं के उपवेद होते हैं, जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, ये इनके आपके उपवेद होते हैं सभी के। उसके बाद इनमें अलग अलग विवरण है। जैसे आपसे पूछा जाए कि गद्य और पद्य वाला वेद कौन सा है, तो आप पढ़ते हैं यजुर्वेद है। भारतीय संगीत का जनक कौन सा? आपका सामवेद है। जादू, टोना, विवाह आदि बातों का विवरण कौन से वेद मिलता है? यजुर्वेद में आपका मिलता है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा है कि सामवेद में किसका विवरण आपका मिलता है? सामवेद। तो सामवेद याद रखेंगे संगीत और कला। क्या है? संगीत और कला। क्योंकि जो आपका संगीत है, संगीत के जो मूल शब्द है सारे गामा पा, ये कहाँ से लिए गए? सामवेद से लिए गए।
आपसे पूछा जाएगा सामवेद का जो उच्चारण करने वाला पुरोहित है इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम किस नाम से जानते हैं, उद्गाता। किस नाम से जानते हैं, उद्गाता के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, बताएंगे। हम्पी कर्नाटक, भीमबेटका छत्तीसगढ़, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, कोणार्क उड़ीसा। इनमें से आपको बताना है कौन सा गलत सुमेलित है, बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे सभी कमेंट करके जी कौन सा सही है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी गलत सुमेलित है इसमें। भीमबेटका, भीमबेटका जो गुफाएं ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, छत्तीसगढ़, जो कि गलत हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, आपका सही हो गया। हम्पी कहाँ पर है, कर्नाटक में, सही हो गया। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। तो भीमबेटका गुफा ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जो प्राचीन काल मानव चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका गुफा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, आपको बताना है। ये 4 आपके सम्मेलन दे रखे हैं बौद्ध धर्म से सम्मेलन है। अब इन सम्मेलन में एक आपका ऐसा दे रखा है जो सही सुमेलित है, बाकी 3 आपके गलत हैं। तो बौद्ध सम्मेलन आप पढ़ते हैं और उनके स्थान है। पहले मैंने आपको बताएं स्थान, तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन, द्वितीय, तो आप पढ़ते हैं सम्मेलन के जो आपके स्थान है, सम्मेलन के स्थान, ये पहले मैंने आपको बता दिया है। सम्मेलन के स्थान, सम्मेलन के स्थान आप याद रखेंगे, ठीक है, सम्मेलन के स्थान। उसके बाद में सम्मेलन का जो क्रम है, क्या है, सम्मेलन का क्रम आप याद रखेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और स्थान क्या है, RVPK, ठीक है। आर से क्या बन जाएगा, आर से बन जाएगा आपका राजगृह बन गया, आर से राजगृह। वी से क्या बन गया, वैशाली बन गया। पी से क्या बन गया, पी से बन गया आपका पाटलिपुत्र, क्या बन गया, पाटलिपुत्र। और के से क्या बन गया, के से बन गया आपका कुंडलवन, क्या बन गया, के से बन गया आपका कुंडलवन। क्लियर हो गया। अब आप याद रखेंगे राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। अब यहाँ पे देखेंगे द्वितीय बौद्ध संगति विराटनगर, लेकिन यहाँ पे दे रहे हैं द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर, आपके वैशाली, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब ये आपका गलत सुमेलित है, आपको सही सुमेलित वाला देखना है। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद राजगृह, और चतुर्थ कहाँ पर है, कुंडलवन, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी बौद्ध संगति परिषद पाटलिपुत्र, तीसरी यहाँ पर देखेंगे, तीसरी कहाँ पर है, पाटलिपुत्र, इसलिए आपका ये सही सुमेलित है। तीसरी बौद्ध परिषद ये कहाँ पर, आपका पाटलिपुत्र में, कहाँ पर है, पाटलिपुत्र। और पहली बौद्ध परिषद आपकी कहाँ पर है, कश्मीर में, ये भी आपका गलत है। क्लियर हो जाएगा। तो तीसरी बौद्ध परिषद आपकी कहाँ पर है, पाटलिपुत्र। क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वातावरण की सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर। इनमें से आप बताएं किसका प्रयोग किया जाता है। वातावरण की सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बताएंगे सभी कमेंट करके बताएं। हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर। इनमें से बताएंगे कौन सा सही है, बताएं सभी कमेंट करके। इसका सही आंसर क्या होगा, सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये आपका यंत्र प्रयोग करते हैं हाइग्रोमीटर। आपसे पूछा जाए जल का आपेक्षिक घनत्व, क्या है, जल का आपेक्षिक घनत्व, जल का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जल का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए, तो आप याद रखेंगे जल का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दबाव, क्या है आपका, वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वायुमंडलीय दबाव, याद रखेंगे बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जो वायु की गति होती है, क्या है, वायु की गति। वायु की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वायु की गति को मापने के लिए प्रयोग करते हैं एनीमोमीटर, किसका, एनीमोमीटर। जल का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर है, वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर है, वायु की गति एनीमोमीटर है, और सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर। क्लियर हो गया। अगर आपको पेपर एनालिसिस अच्छा लग रहा हो तो एक बार चैनल को लाइक करेंगे सभी और सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर किस रोगी के द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है, बताएंगे।
ग्लूकोमीटर का प्रयोग। तो ग्लूकोमीटर जो है ये ग्लूकोज जो होते हैं उसके मात्रा को मापने के लिए करते हैं, और ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है और कम होना क्या कहलाता है, हाइपोग्लाइसीमिया। तो यहाँ पे शब्द दे रखा है हाइपोग्लाइसीमिया, इसलिए क्या सही हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे देखेंगे जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज वाले पेपर एनालिसिस में आपके टोटल 21 क्वेश्चन है, इन पे आप ध्यान देंगे सभी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर के मकबरे से जुड़ा है? तो आप बताएंगे दिल्ली, कराची, आगरा, लाहौर, आपको बताना है। तो मुगल शासक आप पढ़ते हैं, मुगल शासक, इन्हें आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। मुगल शासक और एक तरफ आप लिखेंगे मकबरा। क्या है, मुगल शासक, और एक तरफ क्या लिखेंगे आप, मकबरा। मुगल शासक और मकबरा। मुगल शासक आप याद रखेंगे कौन सा आपका पहला, सबसे पहला आप पढ़ते हैं बाबर। बाबर का लड़का कौन है, बाबर का लड़का कौन है, हुमायूं। हुमायूं का लड़का कौन है, हुमायूं का लड़का आपका अकबर। अकबर का लड़का कौन है, अकबर का लड़का आपका जहांगीर। कौन है आपका, जहांगीर। जहांगीर का लड़का कौन है आपका, शाहजहां। कौन है आपका, शाहजहां। ठीक है, शाहजहां का लड़का कौन है, शाहजहां का लड़का कौन है, औरंगजेब। तो ये आप याद रखेंगे। अब इनके मकबरे आप याद रखें, मकबरे जैसे आपसे पूछा जाए जी बाबर का मकबरा कहाँ पर है, बाबर का मकबरा है काबुल में, काबुल। और काबुल कहाँ पर है, काबुल अफगानिस्तान देश में स्थित है। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, हुमायूं का मकबरा आपका दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है अकबर का मकबरा कहाँ पर है, इसका मकबरा आपका सिकंदरा। कहाँ पर आपका, सिकंदरा। और सिकंदरा कहाँ पर है, आगरा में। सिकंदरा आगरा में स्थित है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा है कि अकबर के मकबरे को किस व्यक्ति ने हानि पहुंचाई थी। तो आपको याद रखना है एक राजा राम जाट नाम का व्यक्ति था, राजा राम जाट। उसने इस मकबरे को, जो अकबर का मकबरा है, इसे तोड़ फोड़ कर दी इसमें। तो आपको याद रखना है कि अकबर के मकबरे को आपका तोड़ने वाला व्यक्ति कौन था। तो इसको नाम याद रखेंगे, पेपर में पूछा हुआ है, राजा राम जाट। ठीक है, राजा राम जाट ने जो अकबर का मकबरा था उसे तोड़ दिया, इसे हटा दिया यहाँ से राजा राम जाट ने। नेक्स्ट है जहांगीर। जहांगीर आपसे पूछा जाएगा, जो जहांगीर है, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर आपका, लाहौर। कहाँ पर आपका, लाहौर में। उसके बाद है शाहजहां। शाहजहां आप याद रखेंगे, शाहजहां का कहाँ पर है, शाहजहां का याद रखेंगे आगरा। औरंगजेब का कहाँ पर है, औरंगजेब का आपका खुलदाबाद। कहाँ पर है, खुलदाबाद। खुलदाबाद कहाँ पर है, औरंगाबाद। खुलदाबाद कहाँ पर है, औरंगाबाद। और औरंगाबाद कहाँ पर है आपका, औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। क्लियर हो गया जी। एक बार पुनः रिपीट कर लेंगे सभी। बाबर का मकबरा कहाँ पर है, काबुल अफगानिस्तान। हुमायूं का दिल्ली, अकबर का सिकंदर आगरा, जहांगीर का लाहौर, शाहजहां का आगरा, औरंगजेब का कहाँ पर है, खुलदाबाद, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। क्लियर हो गया। और आपसे पूछे अकबर के मकबरे को किस व्यक्ति ने हानि पहुंचाई थी, राजा राम जाट। ये भी ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से पूछा है जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा आपसे पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, आपका लाहौर में स्थित है। कहाँ पर है, लाहौर में स्थित है। आज के जो आपका पेपर एनालिसिस है, लास्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है वायुमंडल दबाव का एक भूमध्य रेखीय बेल्ट है जहां व्यापारिक हवाएं अभिसरण करती है। तो आपको बताना वायुमंडल, भूमध्य जो रेखीय वायुमंडलीय दबाव है उसे हम किस नाम से जानते हैं। जैसे ये आपके पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है। क्या है आपका, पृथ्वी। यहां से देख लेंगे, एग्जाम्पल फॉर पृथ्वी है। अब इसमें क्या है, इसमें आपकी लाइन कोई खींची गई है। जैसे यहाँ पे आपका ये कोई लाइन है, ये इस तरीके से आपकी कोई लाइन है, ये लाइन खींची गई है। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा बोलते हैं, या भूमध्य रेखा। अब इसके जो आसपास का जो क्षेत्र है, ये आसपास का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इस वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है, डोलड्रम। डोलड्रम आपका बोला जाता है इसके आसपास का जो क्षेत्र है, डोलड्रम। तो 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर में, 5 डिग्री दक्षिण में ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, डोलड्रम। या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शांत क्षेत्र। डोलड्रम या क्या बोलते हैं इसको, शांत क्षेत्र इसको कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। तो जहाँ पे व्यापारिक हवाएं अभिसरण करती हैं तो इसे डोलड्रम बोला जाता है। और डोलड्रम को हिंदी में क्या बोलते हैं, शांत क्षेत्र। और कौन सी रेखा के आसपास मिलेगा, ये विषुवत रेखा के आसपास मिलेगा। क्लियर हो गया। तो आज का पेपर एनालिसिस था, जो दिल्ली पुलिस में आपके क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन आपको इस सीरीज में आपके हल कराए जा रहे हैं। और आप सभी
इनको क्वेश्चन को हल करने के साथ साथ आपको जो भी इसमें क्वेश्चन अलग नया लगे उसे आप नोट कर लेंगे, और आगे जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें वो क्वेश्चन आपको काम देगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम में। तो आप हमारे साथ भी जो आपका ये पेपर एनालिसिस किया जा रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, और जो भी आपको अच्छे क्वेश्चन लगें उनको आप नोट करते रहें, और इसी के साथ आप हमारा सहयोग करेंगे सभी। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।